हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो को हमें तुरंत रोकना पड़ा था, इसलिए रोकना पड़ा था क्योंकि हमें पता है कि लास्ट वीडियो जब बन जाता है 4 GB का तो वो अपलोड नहीं हो पाता है या होता ही नहीं, वो वीडियो प्ले ही नहीं होता है। इसलिए हमें वीडियो को शॉर्ट करने के लिए तुरंत इस जगह पे रोकना पड़ा, टाइम को देख करके। आपके पास जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशंस पढ़ा, रिडक्शंस पढ़ा, क्लोरीनेशंस पढ़ा, नाइट्रेशंस पढ़ा, कार्बिलेमिक रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ रहे थे, और उसके बाद कंडेंसेशंस भी, एसीटोन एसीटोन के साथ में कंडेंसेशंस करके क्लोरीटोन बनाता है जो एक हिप्नोटिक होता है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया था क्योंकि हमें पता था कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता तो वो पूरा टाइम हमारा वेस्ट चला जाता है, इसीलिए। तो ये हिप्नोटिक बनाता है। हिप्नोटिक एक हिप्नोटिक का काम में आता है। हिप्नोटिक होता क्या? किसी इंसान को जब नींद नहीं आती है तो उसे ये गोलियां दी जाती है, इस मेडिसिन को दी जाती है जिसमें आपके क्लोरिटोन होता है, और ये निद्रा के लिए माना जाता है, यानी निद्रा लाने के लिए, नींद लाने के लिए दवाई होती है, इसलिए इसे हिप्नोटिक के नाम से जाना जाता है। तो आपको एक क्लोरोपिक्रीन बनाया था जो नाइट्रेशंस के थ्रू आपने किया था, जिसे आपने क्लोरोपिक्रीन बोला था, जो आपके इंसेक्टिसाइड और वार गैस होता है, वहां पे भी हाइड्रोजन को आपने सब्स्टिट्यूट किया था, और यहाँ पे आपके एडिशन प्रोडक्ट देता है, एसीटोन के साथ में रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट देता है। एस्टोसिन के साथ में गैस है, अगर ये बॉन्ड इधर की ओर टूटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर ये बॉन्ड इधर की ओर टूटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद आपके पास एक इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, एडिशंस प्रोडक्ट देगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, क्लोरिटोन के नाम से जानते हैं। और ये एक क्या है, एक हिप्नोटिक है, ये जान लीजिए, यानी हिप्नोटिक के काम में आता है। ओके, जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, जिस रिएक्शंस को मैंने छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था कि हमें रिएक्शंस को आगे पढ़ना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए हर बार पूछा जाता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन रीमर-टीमन रिएक्शंस। व्हाट इज रीमर-टीमन रिएक्शंस? रीमर-टीमन रिएक्शंस को एक बार फिर से हम लोग फिनॉल के केस में नेक्स्ट चैप्टर में भी जा करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास फिनॉल को कैसे रिएक्ट करता है, इस बात को समझना होगा। रीमर-टीमन रिएक्शंस, इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रीमर-टीमन रिएक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ओके, रीमर-टीमन रिएक्शंस क्या होता है? इसमें मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, व्हेन क्लोरोफॉर्म treated with phenol and NaOH or KOH at 334 Kelvin temperature to form 2-hydroxy, यहाँ लिख देते हैं 2-hydroxy benzaldehyde as a major product known as रीमर-टीमन रिएक्शन। ओके, इस नाम से जानते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन में। जब क्लोरोफॉर्म का ट्रीटमेंट हम किससे करा देते हैं? फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इतने केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये जो मेजर प्रोडक्ट बनाता है वो क्या बनाता है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शंस को रीमर-टीमन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इस 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को हम सैलिसिल्डिहाइड भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सैलिसिल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? क्लोरोफॉर्म लीजिए, फिनॉल लीजिए, और उसके साथ में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर के जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा क्या बनता है?
टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, सैलिसिल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। और इस रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, रीमर रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रिएक्शंस को पढ़िएगा। फिनॉल बनाने में फिर से काम में आएगा फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिनॉल जिसका फार्मूला हमको पता है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, फिनॉल होता है। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के पास साथ में करना, CH Cl3 के साथ में करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH OR TOH भी ले सकते हैं। जब 334 केल्विन टेम्परेचर दे दीजिए तो उस समय रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। ये क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, OH एज इट इज और CH ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप। बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास NaCl का फॉर्मेशन होगा, Na यहाँ से Cl यहाँ से NaCl का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। बाई प्रोडक्ट OH और यहाँ से H आपका क्या बन जाएगा, H2O का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। 3 यहाँ पे नहीं है तो इसको 3 से कर दीजिए इस तरीके से। ओके, और देखिए रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना। 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ आपको 2 से मल्टीपल कर देना रिएक्शन में। 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ये आपका हो गया 2 हाइड्रोक्सी, इसी को बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। ओके, आता है सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो सैलिसिल्डिहाइड बनाने का ही ये हमारे पास रिएक्शंस है। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म and sodium hydroxide and potassium hydroxide at 334 Kelvin temperature to form 2 hydroxybenzaldehyde is known as सैलिसिल्डिहाइड। ओके, इस नाम से हमेशा पूछा जाता है सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनाएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसिल्डिहाइड। ओके, इस रिएक्शंस को या इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, या रिमर टिमर रिएक्शंस आएगा तब भी आप ये देंगे। अगर फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी आता है तब भी हम इस रिएक्शंस को ही देंगे। क्लियर, इसीलिए मैंने कहा था ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। जब इतना कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हमारा सारा फिनिश हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार आप लोग इनिशियल स्टेट से करेंगे। ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में फर्स्ट जिंक का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद रिडक्शंस करते हैं। रिडक्शंस के लिए आपके पास जिंक के साथ में HCl होता है, जिंक के साथ में जिंक पाउडर के साथ में वाटर होता है। जिंक के साथ में जब HCl होता है तो उस कंडीशंस में वो डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन करता है, और जब जिंक पाउडर के साथ में वाटर ले लेते हैं तो वो कम्प्लीटली हाइड्रोजनेशन होकर के, दैट मीन्स रिड्यूस होकर के आपका मेथेन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस में आपने देखा अल्कोहलिक या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसमें पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आप नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन में आपने क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मेशन करा था कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शंस करके। उसके बाद कार्बिलेमिन रिएक्शंस था जो प्राइमरी एमीन के साथ में आपके प्राइमरी एमीन के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में आपके क्लोरोफॉर्म का जब रिएक्शंस करते हैं तो ये कार्बिलेमिन का फॉर्मेशन करता है। एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं और कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, किस टाइप का, उस पर डिपेंड करता है। और लास्ट में आपने डिहाइलोजिनेशंस पढ़ा, डिहाइलोजिनेशंस में सिल्वर के साथ में रिएक्ट करके आपका एसिटिलीन का फॉर्मेशन कर देता है, ये रिएक्शंस भी आपने देखा होगा। उसके बाद एक कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ा, कंडेंसेशन विद एसीटोन पढ़ा, और एसीटोन के साथ में जब कंडेंस कर देते तो कंडेंस होकर के एक एडिशन प्रोडक्ट देता है जिसे आपने क्लोरोटेन के नाम से जाना, जो एक निद्रा के लिए यूज होता है। इसको हिप्नोटिक बोला जाता है, हिप्नोटिक में काम आता है, यानी कहने का मतलब हिप्नोटिक के लिए जरूरत होती है ये चीज, एक ड्रग है ये। उसके बाद लास्ट रिएक्शन रिमर टिमर रिएक्शन, और रिमर टिमर रिएक्शंस में आपने देखा कि ये क्या बनाता है, सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से भी आईपीसी सिस्टम में जान सकते हैं। और दूसरा ये बनाने का तरीका क्या है, फिनॉल के साथ में क्लोरोफॉर्म विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट करके रिएक्शंस को देते हैं।
जब इतना पढ़ लेते तो हमारे पास आता है यूजेस। क्या आता है? यूजेस। और यूजेस में इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर क्लोरोफॉर्म आपने बनाया, क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया और इसका यूज क्या है, अगर यूज जानना है तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही छुपा हुआ है। और ये एज एन एनेस्थेटिक, ये एक एनेस्थेटिक के काम में आता है, यानी बेहोश करने के काम में आता है। और एनेस्थेटिक में ये इस समय इसका यूज नहीं किया जाता, इसको एंशिएंट टाइम में एनेस्थेटिक के तरीके से यूज किया जाता था, पहले समय में किया जाता था, क्यों किया जाता था और अब क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में समझने की कोशिश की। अब इसलिए पहले जब एनेस्थेटिक के काम में किया जाता था तो पहले ये टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस होता है, टेम्परेरी बेहोशी करने का काम में आता है। जब ऑपरेशन करा जाता तो पेशेंट क्या होता था, बीच में ही जग जाता था, जो बहुत ही घातक हो सकता था, इसीलिए इसे टेम्परेरी बोला गया है। और अब इसका यूज नहीं किया जाता, इसके जगह में अदर कोई आपके पास बेहोश करने की दवा यूज किए जाते हैं जो सुटेबल होंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो ये डेंजरसली भी होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, इसी वजह से इसको अब नहीं प्रीफर करते हैं, इसके जगह पे कोई दूसरा सेफ एनेस्थेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स ऑयल एंड वैक्सेस। आपने देखा कि इसको एक अच्छा विलायक के रूप में यूज किया जाता है, यूज में लिखेंगे किसके विलायक के रूप में, ऑयल के विलायक के रूप में किया जाता है, फैट्स के और मोम के विलायक के रूप में इसको किया जाता है, यानी ऑयल भी इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, मोम भी इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, फैट्स भी इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, तो एक अच्छा विलायक की तरीके से इसको यूज किया जाता है। दूसरा इट इज क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोपिक्रीन एंड क्लोरीटोन। क्लोरोपिक्रीन बनाने के काम में आता है, क्लोरीटोन बनाने के काम में आता है। क्लोरोपिक्रीन आपने देख ही लिया है कि उसका काम क्या होता है। क्लोरोपिक्रीन का काम आपके पास होता है इंसेक्टिसाइड की तरीके और वार गैस की तरीके से, और क्लोरीटोन बनाता है जो एक हिप्नोटिक है। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट इज इसका बहुत ही अच्छा एक यूज होता है प्रिजर्वेटिव फॉर द एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस। एनाटॉमिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के भी काम आता है। एनाटॉमिकल स्पेसिमेन कुछ आपने देखा बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको बहुत दिनों तक रख दिया जाता है लेबोरेटरी में, बायोलॉजी के लेबोरेटरी में खासतौर से देखा जाता है, जो स्पेसिमेन रखा जाता है उसको क्लोरोफॉर्म के अंदर भी रखा जाता है कि उसको प्रिजर्व करने के काम आता है, वो सड़ता बढ़ता नहीं है, इतने दिन रखा होता है तब भी। ठीक है, तो उसमें प्रिजर्व करने का भी काम होता है। ठीक है, दूसरा इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, और इट इज यूज्ड एज अ लैबोरेटरी रीजेंट, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो किस किस रूप में यूज किया जाता है? पहला पॉइंट आपके पास फॉर एनेस्थेटिक, ठीक है, लेकिन अब नहीं किया जाता है, अगर ज्यादा ले लेते तो ये डेंजरसली होता है। और दूसरा कंडीशन इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर क्लोरोपिक्रीन and chloritone, okay. Next is it is used for a solvent, used as a solvent for oil, fats and waxes. Okay, यह आता है it is used as a preservative, it is used as a preservative for anatomical specimens, anatomical specimens, it is used as a laboratory reagent, it is used
as a laboratory reagent, and last is it is used in medicine। ओके, अगर इतनी सी पॉइंट आप ध्यान में रख लेते तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। जो क्लोरोफॉर्म आपने बनाया, क्लोरोफॉर्म के सारे क्वालिटीज आपको पता हो जाएंगे, यानी क्लोरोफॉर्म के बारे में आपने वो सारी जानकारी प्राप्त कर ली है जिसके तहत आप क्लोरोफॉर्म को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बनाने का तरीका, दो मेथड आपने बहुत अच्छे से दिया था। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने हेडिंग्स पहले आपने लिख रखे थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, हाइड्रोलिसिस, क्लोरीनेशंस, नाइट्रेशंस, कार्बन रिएक्शंस, और फिर आपने डिहेलोजिनेशन दिया था, कंडेंसेशन दिया था, और रिमर रिएक्शंस। कुल मिलाकर के 9 रिएक्शंस आपने दिए थे। और उसके बाद आपने इसके यूजेस देखे। यूजेस में आपके मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिख दिए। एनेस्थेटिक के रूप में इसको किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर ऑफ क्लोरोपिक्रिन एंड क्लोरीटोन। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट्स एंड वैक्सेस। इट is used as a preservative for anatomical specimens. It is used as a laboratory reagent, and next is it is used in medicine। मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म को हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो भी डिस्कशंस करेंगे आइटोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म वो भी आपको समझ में आएगा। आई होप को समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।